कैसे हैं आप? लॉकडाउन में पढ़ाई तो ठीक चल रही है। अभी हमने एसिड बेस वाला जो सेकेंड चैप्टर लिया था उसमें हमने एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे, कल हमने इंडिकेटर्स भी देख लिए थे। आज कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस देखते हैं, ठीक है। तो पहली जो रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल। अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक गैस रिलीज होती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस, और साथ में बनता है आपका सॉल्ट। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। और ये अगर आपको चेक करना है तो आपको पता है, आप अगर जलती हुई तीली या कैंडल उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे तो जो गैस होगी वो एक बम्प साउंड के साथ, एक पॉप साउंड के साथ आवाज करेगी और तेजी से चलेगी। तो एसिड हमने अगर ले लिया HCl, मेटल हम ले लेते हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स, ये जिंक के। तो आप देखिए यहां से ये बनेगा आपका ZnCl2 और हाइड्रोजन आप हो जाएगा H2। देखिए हमने बैलेंस करना सीखा है इसलिए हमने यहां लगा दिया 2। तो ये रिएक्शन और गैस कौन सी रिलीज हो रही है? H2। इस तरह से आप बहुत सारे रिएक्शंस, जैसे कैल्शियम प्लस H2SO4, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन है एसिड मेटल की। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन, ये एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तो बनेगा आपका वही सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, लेकिन गैस कौन सी रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम उसको लाइम वाटर में उस गैस को पास करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है? मिल्की। और अगर एक्सेस में पास की जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो ये गायब हो जाता है कलर, मिल्की कलर, ठीक है। तो देखिए एसिड हमारा हो गया, एसिड की रिएक्शन, एसिड हम ले लेते हैं HCl प्लस हो गया Na2CO3। तो सॉल्ट में आपका बनेगा NaCl प्लस हो गया आपका H2O और प्लस आपका हो गया CO2। देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको हमने बैलेंस करना सिखाया है। और अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो में देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप करिए, आपसे क्लियर हो जाएगा। नहीं फिर भी नहीं होता तो व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे रखे हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे वापस समझ सकते हैं। तो बैलेंस कर दीजिए, यहां लग जाएगा, ये हो गया 2NaCl, ये 2HCl। अब देखिए उधर भी ऑक्सीजन 3, इधर भी ऑक्सीजन 3, कार्बन 1, सोडियम 2, और ये रिएक्शन कंप्लीट। इज दिस क्लियर? जो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट। अगर हम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कराएं तो सिमिलरली अगर हम एसिड को बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और गैस रिलीज होगी, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड हमने ले लिया HCl, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हमारा बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहां बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो ये रिएक्शंस हुई एसिड्स की, क्लियर है ना। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन बेस की, किसके साथ? मेटल के साथ। अगर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा आपका सॉल्ट और गैस, वही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपकी बेस हो गया NaOH, मेटल हम ले लेते हैं जिंक, ये बनेगा सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO प्लस H2, सॉरी सोडियम जिंकेट। तो ये बेस और मेटल की रिएक्शन है। उसके बाद जो रिएक्शन आती है वो आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पता है ना, 8th में हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एसिड प्लस बेस तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं।
अगर एसिड जो है वो हमारा हो गया HCl, बेस हमने ले लिया NaOH, तो सॉल्ट तो ये बन गया NaCl और वाटर बन जाएगा H2O। तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है, लेकिन इसके अलावा भी दो रिएक्शन और हम न्यूट्रलाइजेशन में लिख सकते हैं। वैसे हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स में कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है जनरली बेसिक नेचर का होता है। यानी हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, अगर ये बेस है, मैंने इसको HCl के साथ रिएक्शन कराया तो बनेगा CaCl2 प्लस H2O। यानी यहां पे भी आपका क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। क्यों होगी न्यूट्रलाइजेशन? क्योंकि इसका बिहेवियर बेस, और हमें पता है बेस और एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 SO2, तो इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। अगर हम इसको रिएक्शन कराएं नॉन मेटल ऑक्साइड की, नॉन मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया CO2 और हमने साथ में ले लिया बेस NaOH, तो ये आपका बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। तो ये है बात आपकी रिएक्शंस की। तो ये सारी इसकी क्या है, रिएक्शंस है जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है। इसके अलावा अगर आपको ये पूछा जाए एसिड और बेस में क्या सिमिलरिटी है, एसिड और बेस एक दूसरे से सिमिलर कैसे हैं, तो आप लिख सकते हैं एसिड और बेस दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयंस रिलीज करते हैं, है ना। इसमें H+ बनता है, उसमें OH- बनता है बेस के अंदर। दूसरा, दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि जिसमें आयंस बनते हैं वो करंट को फ्लो करने में हेल्पफुल होंगे। दैट मीन्स बोथ आर द एसिड एंड बेस का जो सॉल्यूशन है, बोथ आर, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर है। देन थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि दोनों ही चेंज करते हैं कलर, किसका, लिटमस पेपर का। तो ये तीन जो तीन जो है एसिड और बेस में सिमिलरिटीज है। अब हमने जो इंडिकेटर्स पढ़े थे, हमें ये तो पता चल रहा था कि भाई ये एसिड है या बेस है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता चल रही थी कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच, जो पीएच है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाया जाता है। इस तरह से लिखा जाता है, इस P का मतलब होता है पोटान्स, जिसका मतलब है पावर, और यहां इस H का मतलब है H+ आयन, यानी H+ आयन की स्ट्रेंथ को शो करता है। वैसे जो P है, इस P को एक्चुअल में pH की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन, लॉग बेस 10 होगा। ये भी आप उसके फर्दर मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस P का मतलब होता है नेगेटिव लॉग बेस 10 और साथ में H+ आयन। तो ये H+ आयन की कंसंट्रेशन है, या हम कह सकते हैं कि जो pH होता है वो रिवर्स ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, H+ आयन की। यानी H+ आयन की स्ट्रेंथ, मतलब H+ आयन जितने ज्यादा बनेंगे उतनी ही pH की वैल्यू कम होगी। pH की वैल्यू जो होती है वो 1 to 7, अगर 1 to 7 के बीच में आ रही है तो उसका मतलब होता है एसिडिक, और 7 to 14 के बीच में है तो दैट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। और 7 जो है वो न्यूट्रल के लिए है, यानी न तो एसिड है और न ही बेस। तो इस पे क्या होते हैं कि जो pH स्केल होती है उस पे कुछ कलर्स होते हैं, और उस कलर से हम बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा ज्यादा बेसिक है। इसका प्रैक्टिकल आपको स्कूल में करने को मिलेंगे, और नहीं तो आप एक जनरल चीज ध्यान में रखना कि जो ग्रीन कलर इंडिकेट द न्यूट्रल, जो ग्रीन कलर है वो न्यूट्रल को बता रहा है, यानी ना तो एसिड है ना बेस है। अगर वाटर, डिस्टिल वाटर के अंदर हमने pH पेपर जो डाले तो उसका कलर ग्रीन है,
ग्रीन को इंडिकेट करता है, दैट मीन्स न्यूट्रल है, उसके पीएच की वैल्यू 7 है। और जो डार्क कलर्स होते हैं जैसे ब्लू, वॉयलेट कलर, ये पीएच की इंक्रीजिंग वैल्यू को शो करते हैं, दैट मीन्स बेसिक को शो करते हैं। और रेड, ऑरेंज, येलो, ये कलर जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। वैसे इस पीएच की बहुत सी वैल्यूज भी होती है। इस पे एक हॉट क्वेश्चन जरूर बनता है। हॉट क्वेश्चन कैसे? जैसे अगर आपको दे दिया कि एक HCl है या कोई भी एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.001 m मोलर है, जो कि एसिड की स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को शो करता है किसी भी सॉल्यूशन की। और इसके लिए भी मैंने बेसिक केमिस्ट्री में कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, आपने शायद देखे होंगे, और नहीं तो आप उसमें से देख के समझ सकते हैं। तो ये तो सिर्फ हमारी बात, अभी सिर्फ हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसको 10 के बेस में कैसे लिख सकती हूँ, 10 की पावर में कैसे लिख सकती हूँ। 0.001 है, पॉइंट को हटाया, 30, 10 इसको ऊपर लेके जाऊं, मैं लिख सकती हूँ 1 × 10 की पावर -3 लिख सकती हूँ मैं। अब यहाँ पे जो HCl की जो वैल्यू है, स्ट्रेंथ है, यानी जो pH वैल्यू है, वो बताएगी 10 की नेगेटिव पावर। इस 10 की नेगेटिव पावर क्या है भाई? -3, माइनस नहीं लेना है, 3, यानी इसका जो pH हो जाएगा वो होगा 3 हो जाएगा। ये अगर आपको कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हॉट्स में पूछ लिए जाए तो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 10 की पावर और उसकी जो नेगेटिव पावर है वो उसका आंसर होगा। तो यहां से pH की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। दैट मीन्स pH क्या है? pH पावर को बताता है एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, और P की जो फॉर्म्स है वो पोटांस होता है, जिसका मतलब पावर होता है, और ये रेसिप्रोकल होता है H+ की कंसंट्रेशन पे। यानी H+ की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी किसी सॉल्यूशन में, pH की वैल्यू उतनी ही कम, और pH की वैल्यू जितनी कम वो उतना ही एसिडिक होगा। ठीक है, अब देखिए कि इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। जो हमारी बॉडी है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है, यानी ह्यूमन बॉडी एक्टिव रहती है, अप्रोक्स जो pH है 7.4 होता है, तो उसमें एक्टिवेट रहती है। ऐसे अगर हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर का ब्रेकडाउन करते हैं, उसको एसिड में बदल देते हैं। अगर ये एसिड इसकी जो वैल्यू है, यानी जो pH है वो 5.5 से कम हो जाती है, तो वो अफेक्ट करता है हमारे टूथ के इनेमल को। टूथ के इनेमल पे वो अटैक, तो वो टूथ के एनामल पे अटैक करते हैं और हमारा जो टूथ है वो डिके हो जाता है, खराब हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा मीठा खाने से मना किया जाता है, या फिर आपको कहा जाता है कि खाना खाने के बाद अच्छे से ब्रश करना चाहिए या दांत अच्छे से मुंह अच्छे से साफ करना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा जो फार्मर्स की प्रैक्टिसेस होती है, सॉइल के अंदर वो चूने का पानी डाल देते हैं। ऐसा क्यों? जो सॉइल है वो उसका जब pH यानी न्यूट्रल वैल्यू होती है तब वो अच्छी फर्टाइल होती है, तो उसके pH की वैल्यू 7 मेंटेन रहनी चाहिए। तो जनरली बहुत सारे केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं, लेकिन जनरली जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चूने का पानी डाल देते हैं, क्योंकि अगर एसिडिक होगी है सॉइल तो उसको बेस के साथ करके न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, तो pH वैल्यू क्या रहती है, उसकी मेंटेन रहती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एनिमीज की बॉडी के अंदर भी एसिड और बेस इंसेक्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा हनी बी जब काटती, मधुमक्खी जब काटती है तो उसकी स्टिंग के अंदर एसिड होता है, मेथानोइक एसिड होता है, तो इससे रिलीफ मिले, हमें जलन होने लग जाती है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ा सूज जाता है, तो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो की से, आयरन की या जनरली उस पर अगर बेकिंग सोडा यानी बेस उस पर यूज किया जाता है तो हमें आसानी से रिलीफ मिल जाता है। काफी बार जो मीठा अपने को जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो भी उस पर डालने पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो जाती है, यानी pH वैल्यू कंट्रोल मेंटेन हो जाती है वापस। इसी तरह से जो वास्प होती है उसकी स्टिंग में बेस होता है, तो वो बेस इंसेक्ट कर देती है, तो उस पर हम वनीला यूज करते हैं या हम एसिटिक एसिड यूज करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और pH की वैल्यू मेंटेन रहे। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी एनसीईआरटी में से पढ़िए, नहीं आए तो हमसे पूछिए, कमेंट करिए। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी पढ़ सकते हैं, कोई डाउट है तो हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे होम,
आप अच्छे से पढ़िए और अगर कोई डाउट हो तो हमसे मत भूलिए, और अगर हमारा पढ़ावा समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे, बाय।